मैंने सोचा, मैं मरना चाहता हूँ। मैं पहले से कई ज़्यादा मरना चाहता हूँ। अब ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है। मैं कुछ भी करूँ, चाहे जो करूँ, वह निश्चित रूप से असफल होगा। बस मेरी शर्मिंदगी पर एक आखिरी परत चढ़ेगी। गर्मी के पत्तों में घिरा एक झरना देखने के लिए साइकिल पर जाने का वह सपना, वह मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं था। अब जो हो सकता है वह यह कि एक घिनौना, अपमानजनक पाप दूसरे पर ढेर हो जाए और मेरे दुख और गहरे होंगे। मैं मरना चाहता हूँ, मुझे मरना ही होगा। जीना ही पाप का स्रोत है। मैं अपने अपार्टमेंट और फार्मेसी के बीच आधे उन्माद में इधर-उधर टहलता रहा। जितना मैं काम करता, उतना ही मैं मॉर्फिन लेता और फार्मेसी में मेरा कर्ज एक डरावनी राशि तक पहुंच गया। जब भी वह औरत मेरा चेहरा देखती, उसकी आंखों में आंसू आ जाते। मैं भी रो पड़ता। नरक। मैंने आखिरी उपाय के रूप में इस नरक से बचने की आखिरी उम्मीद के तौर पर अपने पिता को एक लंबा पत्र लिखने का फैसला किया, जिसमें मैंने अपनी स्थिति की पूरी तरह और सटीक रूप से बयान किया। बेशक, औरतों के साथ मेरे संबंधों को छोड़कर, अगर यह असफल रहा तो मेरे पास खुद को फांसी लगाने के अलावा कोई चारा नहीं था। यह संकल्प भगवान के अस्तित्व पर एक सट्टे के बराबर था। नतीजा यह हुआ कि सब कुछ और बेहतर हो गया। जिस जवाब का मैं दिन रात इंतजार करता रहा, वह कभी नहीं आया और मेरी चिंता और डर ने मॉर्फिन की खुराक को और बढ़ा दिया। मैंने एक दिन फैसला किया कि उस रात मैं 10 इंजेक्शन लूंगा और खुद को नदी में फेंक दूंगा। लेकिन जिस दिन मैंने इस घटना के लिए चुना, उसी दिन दोपहर को फ्लैटफिश होरिकी को साथ लेकर आया। ऐसा लगता था जैसे उसने अपने शैतानी अंतर्ज्ञान से मेरी योजनाओं को सूंघ लिया हो। होरिकी मेरे सामने बैठा और एक ऐसी कोमल मुस्कान के साथ जो मैंने पहले कभी उसके चेहरे पर नहीं देखी थी, बोला, सुना है तुमने खून खासा है? मैं उस कोमल मुस्कान के लिए इतना आभारी, इतना खुश हुआ कि मैंने अपना चेहरा फेर लिया और रो पड़ा। मैं उस एक कोमल मुस्कान से पूरी तरह टूट गया और दब गया। मुझे एक गाड़ी में बिठाया गया। फ्लैटफिश ने मुझे शांत स्वर में, इतना शांत कि इसे लगभग दयालु कहा जा सकता है, बताया कि मुझे कुछ समय के लिए एक अस्पताल में जाना होगा और मुझे सब कुछ उनके भरोसे छोड़ देना चाहिए। मैं बेबस होकर रोता रहा, उन दोनों के हर आदेश का पालन करता रहा, जैसे कि मेरी सारी इच्छा, निर्णय और हर चीज छिन गई हो। हम चारों, योशिको के साथ भी, गाड़ी में काफी देर तक उछलते रहे। शाम के समय हम एक बड़े अस्पताल के प्रवेश द्वार पर रुके, जो जंगल में था। मेरा एकमात्र विचार था, यह जरूर सेनेटोरियम है। एक युवा डॉक्टर ने मेरी सावधानीपूर्वक, लगभग अप्रिय रूप से विचारशील जांच की। आपको यहाँ कुछ समय आराम और ठीक होने की जरूरत है, उसने एक ऐसे मुस्कान के साथ कहा जिसे मैं केवल शर्मीली कह सकता हूँ। जब फ्लैटफिश, होरिकी और योशिको मुझे वहां अकेला छोड़कर जाने वाले थे, योशिको ने मुझे कपड़ों का एक गट्ठर दिया, फिर चुपके से अपने हैंडबैग से हाइपोडर्मिक सुई और बची हुई दवा निकाल के दी। क्या संभव है कि यह वास्तव में मानती थी कि यह सिर्फ एक ऊर्जा बढ़ाने वाली दवा है? नहीं, मैंने कहा, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। यह वास्तव में एक दुर्लभ घटना थी। मुझे नहीं लगता कि यह अतिशयोक्ति होगी कि मेरे जीवन के एकमात्र बार था जब मैंने किसी दी गई चीज को ठुकराया। मेरा दुख उस व्यक्ति का दुख था जो कभी ना नहीं कह सकता। मुझे डर था कि अगर मैंने कुछ ठुकराया तो मेरे और उस व्यक्ति के दिल के बीच एक ऐसी खाई खुल जाएगी जिसे अनंत काल तक ठीक नहीं किया जा सकता। फिर भी मैंने अब उस मॉर्फिन को पूरी तरह स्वाभाविक रूप से ठुकराया, जिसकी मुझे इतनी सख्त जरूरत थी। क्या यह योशिको की दिव्य अज्ञानता से प्रभावित होने के कारण था? मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं उस पल में नशेड़ी होना बंद कर चुका था। शर्मीली मुस्कान वाला युवा डॉक्टर मुझे तुरंत एक वार्ड में ले गया। मेरे पीछे दरवाजे में चाबी खटकी। मैं एक मानसिक अस्पताल में था। नींद की गोलियां निगलने के बाद मेरा प्रलाप भरा चीखना कि मैं वहां जाऊंगा जहां औरतें नहीं है।
अब एक वास्तव में अजीब तरीके से साकार हो गया था। मेरे वार्ड में केवल कुछ पुरुष पागल थे और नर्स भी पुरुष थे। वहाँ एक भी औरत नहीं थी। मैं अब अपराधी नहीं था, मैं एक पागल था। लेकिन नहीं, मैं निश्चित रूप से पागल नहीं था। मैं एक पल के लिए भी पागल नहीं हुआ था। मैं जानता हूँ वे कहते हैं कि ज़्यादातर पागल यही दावा करते हैं। इसका मतलब है कि जो लोग इस पागल खाने में डाले जाते हैं वे पागल हैं और जो नहीं डाले जाते वे सामान्य है। हे भगवान, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या प्रतिरोध न करना पाप है? मैं होरिकी की उस अविश्वसनीय रूप से सुंदर मुस्कान पर रो पड़ा था और सावधानी और प्रतिरोध दोनों को भूलकर मैं उस गाड़ी में चढ़ गया था जिसने मुझे यहाँ लाया। और अब मैं एक पागल बन गया था। अगर मुझे रिहा भी किया गया तो मेरे माथे पर हमेशा के लिए पागल या शायद अस्वीकृत का ठप्पा लग जाएगा। इंसान होने के अयोग्य। मैं अब पूरी तरह से इंसान होना बंद कर चुका था। मैं गर्मियों की शुरुआत में आया था। खिड़कियों पर लगी लोहे की सलाखों के माध्यम से मैं अस्पताल के छोटे तालाब में खिलते हुए कमल देख सकता था। 3 महीने बाद जब बगीचे में कॉस्मोस खिलने शुरू हुए, मेरा सबसे बड़ा भाई और फ्लैटफिश मेरे बड़े आश्चर्य के साथ मुझे लेने आए। मेरे भाई ने अपनी हमेशा की गंभीर तनावपूर्ण आवाज में मुझे बताया कि पिछले महीने के अंत में मेरे पिता की मृत्यु गैस्ट्रिक अल्सर से हो गई थी। अब तुम्हारे अतीत के बारे में कोई सवाल नहीं पूछेंगे और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि तुम्हें अपनी जीविका की चिंता न हो। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। हम केवल इतना चाहते हैं कि तुम तुरंत टोक्यो छोड़ दो। मुझे पता है कि तुम्हारे यहाँ कई तरह के लगाव होंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम गांव में नई शुरुआत करो। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे टोक्यो में अपनी विभिन्न जिम्मेदारियों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फ्लैटफिश उनका ध्यान रखेगा। मुझे लगा जैसे मैं अपनी आंखों के सामने अपने गांव के पहाड़ और नदियां देख सकता हूँ। मैंने हल्के से सिर हिलाया। बिल्कुल अस्वीकृत। मेरे पिता की मृत्यु की खबर ने मुझे पूरी तरह से खोखला कर दिया। वह परिचित डरावनी मौजूदगी जो मेरे दिल से एक पल के लिए भी नहीं हटी थी, मर चुकी थी। मुझे लगा जैसे मेरे दुख का बर्तन खाली हो गया हो, जैसे अब कुछ भी मुझे रुचिकर नहीं लग सकता। मैंने दुख सहने की क्षमता भी खो दी थी। मेरे भाई ने अपना वादा पूरी तरह निभाया। उसने मेरे लिए तट पर एक गर्म पानी का झरने के पास एक घर खरीदा जो उस शहर से 4 या 5 घंटे की रेल यात्रा पर था जहाँ मैं बड़ा हुआ था। वह जापान में उस हिस्से के लिए असामान्य रूप से गर्म जगह थी। वह घर एक छप्पर से ढका, काफी पुराना दिखने वाला ढांचा गांव के बाहर के इलाके में था। इसमें 5 कमरे थे। दीवारें उखड़ रही थी और लकड़ी का काम इतना कीड़ा खाया था कि इसे ठीक करना लगभग असंभव लगता था। मेरे भाई ने मेरी देखभाल के लिए एक लगभग 60 साल की बदसूरत औरतों को भी भेजा जिसके बाल भयानक जंग लगे रंग के थे। तब से लगभग 3 साल बीत चुके हैं। इस दौरान उस बूढ़ी नौकरानी ने कई बार मेरे साथ अजीब तरह से उल्लंघन किया। कभी कभी हमें पति पत्नी की तरह झगड़ते हैं। मेरी छाती की बीमारी कभी बेहतर होती है, कभी बदतर। मेरा वजन इसके अनुसार घटता बढ़ता रहता है। कभी कभी मैं खून खांसता हूँ। कल मैंने तेत्सु यानी बूढ़ी नौकरानी को गांव की दवा की दुकान पर नींद की गोलियां लाने भेजा। वह एक डिब्बे के साथ लौटी जो उस डिब्बे से कुछ अलग थी जिसका मैं आदी था, लेकिन मैंने इस पर खास ध्यान नहीं दिया। मैंने बिस्तर पर जाने से पहले 10 गोलियां ली, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। जल्द ही मेरे पेट में ऐंठन हुई। मैं लगातार 3 बार भयानक दस्त के साथ शौचालय गया। मुझे शक हुआ। मैंने दवा के डिब्बे को ध्यान से देखा। यह एक रेचक था। जैसा कि मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, छत को खुरते हुए, मेरे पेट पर गर्म पानी की बोतल रखते हुए, मैं सोच रहा था कि क्या मुझे तेत्सु से शिकायत करनी चाहिए। मैंने सोचा कि कहूँ, ये नींद की गोलियां नहीं है, ये रेचक है। लेकिन मैं हंस पड़ा। मुझे लगता है कि अस्वीकृत एक हास्यास्पद संज्ञा होनी चाहिए।
मैंने नींद के लिए रेचक ले लिया था। अब मेरे पास न खुशी है न दुख, सब कुछ गुजर जाता है। यही एकमात्र चीज़ है जो मुझे इंसानों के समाज में, जहाँ मैं अब एक तरह के जलते हुए नरक में रहा हूँ, सत्य के सामने ले गई। सब कुछ गुजर जाता है। इस साल मैं 27 साल का हूँ। मेरे बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो गए हैं। ज़्यादातर लोग मुझे 40 से ज़्यादा का समझेंगे। एपिलॉग। उपसंहार। मैं उस पागल व्यक्ति से कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं मिला जिसने यह नोटबुक लिखी। हालांकि मेरी थोड़ी सी जान पहचान उस औरत से है जो मेरे अनुमान के अनुसार इन नोटबुक्स में क्योबाशी के बारे में मैडम के रूप में उल्लिखित है। वह एक छोटे कद की, कुछ बीमार दिखने वाली औरत है जिसकी आंखें पतली और तिरछी है और नाक उभरी हुई है। उसमें कुछ सख्तपन है जो आपको एक सुंदर औरत की बजाय एक आकर्षक युवक का एहसास देता है। नोटबुक्स में वर्णित घटनाएं मुख्य रूप से 1930 के आसपास के टोक्यो से संबंधित लगती है, लेकिन 1935 तक, जब जापानी सैन्य गुट खुलेआम उत्पात मचाने लगा था, तब मेरे दोस्त मुझे उस बार में ले गए। मैंने वहाँ 2 या 3 बार हाई बॉल पी, इसलिए मुझे उस व्यक्ति से मिलने का सौभाग्य कभी नहीं मिला जिसने ये नोटबुक लिखी। हालांकि इस फरवरी में मैं चिंता प्रांत के फुनाशी में अपने एक दोस्त से मिलने गया जो युद्ध के दौरान वहाँ खाली कराया गया था। वह मेरे विश्वविद्यालय के दिनों में परिचित है और अब एक महिला कॉलेज में पढ़ाता है। मेरा उद्देश्य उससे अपने एक रिश्तेदार की शादी की व्यवस्था में मदद मांगना है, लेकिन मैंने सोचा कि इस बीच मैं अपने परिवार के लिए कुछ ताज़ा समुद्री भोजन भी खरीद सकता हूँ। मैं एक रुकसैक पीठ पर लादकर फुनाहाशी के लिए निकल पड़ा। फुनाहाशी एक काफ़ी बड़ा शहर है जो एक कीचड़ भरी खाड़ी के सामने है। मेरा दोस्त वहाँ ज़्यादा समय से नहीं रह रहा था। मैंने उसका घर, गली और नंबर का साथ पूछा। कोई भी मुझे रास्ता बताने में सक्षम नहीं लगा। ठंड थी और रुकसैक मेरे कंधों को दुखा रहा था। एक कॉफ़ी शॉप के अंदर से वायलिन संगीत के रिकॉर्ड की आवाज़ ने मेरा ध्यान खींचा और मैंने दरवाज़ा धकेल कर खोला। मुझे हल्का सा याद है कि मैंने उस मैडम को पहले देखा था। मैंने उससे उसके बारे में पूछा और पता चला कि वह वास्तव में वही मैडम थी जिसे मैं 10 साल पहले क्योबाशी के बार में मिला था। जब यह पक्का हो गया, उसने कहा कि उसे भी मुझे मिलना याद है। हमने अतिशयोक्तिपूर्ण आश्चर्य व्यक्त किया और खूब हंसे। बात करने के लिए बहुत कुछ था, भले ही हमने उस समय की आम बातों, जैसे कि हवाई हमलों के अनुभवों के बारे में सवाल नहीं पूछे। मैंने कहा, तुम बिल्कुल नहीं बदली। नहीं, मैं तो अब बूढ़ी औरत हो गई हूँ। मेरे जोड़ खटखटाते हैं और तुम ही हो जो वाकई जवान दिखते हो। मूर्खता मत करो। मेरे अब 3 बच्चे हैं। मैं आज उनके लिए समुद्री भोजन खरीदने आया हूँ। हमने लंबे समय से बिछड़े दोस्तों के लिए उपयुक्त ये और अन्य अभिवादन किए, अपने परिचितों की खबरें पूछी। मैडम ने अचानक बात को रोककर कुछ अलग लहजे में पूछा कि क्या मैंने कभी योजो को जाना था। मैंने जवाब दिया कि मैंने कभी नहीं जाना, जिसके बाद वह अंदर गई और 3 नोटबुक और 3 फोटोग्राफ लाकर मुझे सौंप दी। उसने कहा, शायद ये एक उपन्यास के लिए अच्छा सामान बन सकता है। मैं कभी कुछ नहीं लिख सकता जब लोग मुझ पर सामग्री थोपते हैं, और मैं बिना देखे ही सब कुछ उसे लौटाने वाला था। हालांकि फोटोग्राफ ने मुझे आकर्षित किया और मैंने आखिरकार नोटबुक्स लेने का फैसला किया। मैंने वादा किया कि वापसी में फिर रुकूंगा और पूछा कि क्या उसे पता है कि मेरा दोस्त कहाँ रहता है। एक नई आई होने के नाते वह उसे जानती थी। वास्तव में वह कभी कभी उसी के दुकान पर भी आता था। उसका घर बस कुछ कदम दूर था। उस रात अपने दोस्त के साथ थोड़ी देर पीने के बाद मैंने वहां रात बिताने का फैसला किया। मैं नोटबुक्स पढ़ने में इतना डूब गया कि सुबह तक एक पल भी नहीं सोया। वर्णित घटनाएं कई साल पहले की थी, लेकिन मुझे यकीन था कि आज भी लोग इनमें काफ़ी रुचि लेंगे। मैंने सोचा कि किसी पत्रिका से इन्हें जैसे कि वैसा प्रकाशित करने के लिए कहना ज़्यादा समझदारी होगी।
बजाय इसके कि कोई अनाड़ी सुधार करने की कोशिश की जाए। शहर से मेरे बच्चों के लिए एकमात्र स्मृति चिन्ह कुछ सूखी मछलियाँ थी। मैंने अपने दोस्त के घर से रुकसैक अभी भी आधा खाली लेकर निकला और कॉफ़ी शॉप पर रुका। मैंने तुरंत मुद्दे पर आते हुए कहा, क्या मैं इन नोटबुक्स को कुछ समय के लिए उधार ले सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल, उसने कहा। क्या व्यक्ति जो इन्हें लिखा है अभी भी जीवित है? मुझे कोई अंदाज़ा नहीं, उसने बताया। लगभग 10 साल पहले किसी ने मुझे क्योबोशी में मेरे स्थान पर इन नोटबुक्स और फोटोग्राफों वाला एक पार्सल भेजा था। मुझे यकीन है यह योजो था जिसने यह भेजा, लेकिन उसने पार्सल पर न तो अपना पता लिखा और ना ही नाम। यह हवाई हमलों के दौरान दूसरी चीज़ों के साथ मिल गया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से नोटबुक्स बच गए। अभी कुछ दिन पहले मैंने पहली बार इन्हें पढ़ा। क्या तुम रोई? नहीं, मैं नहीं रोई। मैं बस यह सोचती रही कि जब इंसान इस तरह हो जाते हैं, तो वे किसी काम के नहीं रहते। 10 साल हो गए हैं, मैंने बताया। 10 साल हो गए हैं, मुझे लगता है कि वह शायद अब तक मर चुका होगा। उसने ज़रूर तुम्हें धन्यवाद के तौर पर ये नोटबुक्स भेजी होगी। कुछ हिस्से कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण है, यह मैं बता सकता हूँ, लेकिन जाहिर है कि तुमने उसके हाथों बहुत कुछ सहा। अगर इन नोटबुक्स में लिखी हर बात सच है, तो शायद मैं भी, अगर उसका दोस्त होता, उसे पागल खाने में डालना चाहता। यह उसके पिता की गलती थी, उसने भावशून्य होकर कहा। हम जिस योजो को जानते थे, वह इतना बेफिक्र और मनोरंजक था, और अगर वह शराब पीता, नहीं, भले ही वह शराब पीता था, वह एक अच्छा लड़का था, एक फरिश्ता।